वामन देव जी मेरे दादाजी के भी गुरु थे. ओके He was very very old guy, more than 100 years. ओके आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा? जहाँ मेरी सैलरी लगभग 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में थी, वो सब कुछ वहीं छोड़ करके मेरा वापस भारत आ जाना. तो सर इस 25 साल के करियर में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही है? योग जब से एज अ सब्जेक्ट बना, आई वॉज द फर्स्ट बैच ऑफ PhD. मैं 40-42 साल की उम्र में मैं 15 किताबें लिख चुका था. मॉरिन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च से जुड़ने के बाद मेरे 100 से ज्यादा रिसर्च पब्लिश हुई इंटरनेशनली. डिप्रेशन को लेकर एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे भारत में, तो उस चीज के ऊपर आपके क्या विचार है? आदमी स्वयं की सुंदरता ना देख करके वो दूसरों की आंख से अपनी सुंदरता देखने की कोशिश करता है. 2026 में मैंने ऐसे 3-4 केसेस देख लिए, अच्छे नंबर हैं, जिनके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे हैं. कोई कार से सुसाइड कर रहा है, कोई जहर खा रहा है, इंस्टाग्राम लाइव पे आके ऐसी हरकतें कर रहे हैं लाइक लोग. ओवर थिंकिंग आ ही क्यों रही है? क्योंकि आप स्वयं से नहीं जुड़ा, कट गए. देयर इज अ लेक्यूना, एक गहरा छेद है यहाँ पर, जिससे कि आपकी ऊर्जा बह जा रही, आप बाहर कनेक्ट हो जा रहे हैं. आपकी सुख दुख, हंसी नाराजगी, सारे के सारे इमोशंस बाहर के छोटे छोटे तथ्यों से जुड़ गई है. मानसिक तनाव होता है आजकल युवाओं को, नाद से कैसे मतलब रिड्यूस किया जा सकता है उससे? बीमारी शरीर में नहीं है, प्राण में है. और आगे आयुर्वेद कहता है कि यही नहीं, उसका कारण हमारे मन में है. उसका जो रूट है, भावना तक बीमारी हो जाती हाँ, है भावना से. भावना, वो रूट वहां भावना में है. रोग हो रहा है आपके प्राण को, एनर्जी को, और सिम्टम शरीर को आ रहे हैं. वेलकम टू इन दिस पॉडकास्ट सर, थैंक यू सो मच गिविंग योर टाइम. सो आज आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं. आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताइए. थैंक यू वेरी मच पवन. और मेरी ज़िंदगी एक सामान्य परिवार की तरह है, लेकिन हाँ, मेरी ज़िंदगी में बचपन में मेरे दादाजी का बहुत बड़ा रोल रहा है. मैं उनसे काफ़ी जुड़ा रहा, और मेरी अध्यात्म की पहली सीख ही उनसे शुरू हुई है. और मेरी सारी स्कूलिंग कहीं न कहीं उनके आशीर्वाद और निर्देश पर ही बीता है. सो आपकी जो लाइक जर्नी है, इसमें स्पिरिचुअल पार्ट है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये एक्चुअली बहुत कुछ तो बचपन में मुझे दादाजी ही सिखा गए, क्योंकि वो एक बड़े संप्रदाय के गुरु थे. तो उन्होंने बचपन में इनिशियली बहुत कुछ बता दिया, पर मुझे ये पता नहीं था कि ये आध्यात्मिकता है, दिस इज़ सो कॉल्ड स्पिरिचुअल. लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने दूसरे बच्चों में देखा कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन माई थिंकिंग एंड अदर्स, क्या अंतर था. मैं बहुत कुछ अपने सेंसेशंस के प्रति अवेयर था. मुझे पता होता था कि मुझे क्या फीलिंग्स आ रही है मेरी बॉडी में, मेरे माइंड में. और दूसरे बच्चों में इसका एब्सेंस मैं देखता था. ओके. ऑल्दो मैं उनसे पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर होता था, मैं पढ़ाई भी मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा उनसे संवेदनशील था, ज़्यादा सेंसिटिव था अपने सेंस ऑर्गन्स के लिए. सो आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा लाइक करियर में? स्कूली डेज़ के बाद जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ, तो मुझे लगता है कि उनका एक मिसिंग फैक्टर मेरी लाइफ को एक बड़ा यू टर्न दिया. और मुझे एक मेंटोर उनकी तरह चाहिए था मेरे जीवन में खालीपन को दूर करने के लिए. ओके. मैंने अपनी ग्रेजुएशन, अपने कॉलेज के टाइम में गुरु को ढूंढना शुरू किया. आई वॉज सर्चिंग एक्चुअली अ पर्सनैलिटी लाइक हिम. लेकिन मेरे खोज में एक दोष था. ओके. मेरी खोज उनके जैसा कोई गुरु मिले जो उनका चेहरा मिलता हो, उनकी आवाज़ मिलता हो, उनका नेचर मिलता हो, उनकी सोच मिलती हो. और बहुत अच्छे अच्छे महात्मा उस वक्त हमें मिले, लेकिन चूंकि वो मेरे दादाजी से मैच नहीं खाते थे, इसलिए मैंने इनको रिजेक्ट किया. लेकिन एक अच्छी बात ये थी, इस दौर में जब उस उम्र के बच्चे, कॉलेज के उम्र के बच्चे जब यहाँ वहाँ इधर उधर घूमते हैं, मस्ती करते हैं, दैट टाइम आई वॉज कम्प्लीटली फोकस ऑन फाइंडिंग अ गुरु, अ मेंटोर. ओके. ये एक बेनिफिट हमें मिला, और ये हम कह सकते हैं कि एक इनिशियल एक टर्न है मेरे लाइफ का, जो हमारे आगे की ज़िंदगी को एक दिशा दिया. दादाजी के अलावा एक मूल गुरु हैं, वो संत वामन देव हैं. ओके. वो कामाख्या के एक बड़े रहस्यमयी परंपरा और आश्रम के स्वामी हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के ऑलमोस्ट सभी लेसन्स मैंने उनसे लिए, क्योंकि दादाजी के टाइम में मैं बड़ा कच्चा था, बहुत छोटा था. वो जो बताते थे, आधी बात समझ में आती थी, आधी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने रियल अर्थों में मुझे सब कुछ बताया. और एक और मजेदार बात बताऊं,
वामन देव जी मेरे दादाजी के भी गुरु थे। ओके, ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड गाय, मोर देन 100 years। ओके, तो ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो मेरे दादाजी के भी वही गुरु थे। अच्छा, और मैं तो यूं ही अचानक मेरी मुलाकात तो बड़े इत्तफाकन हुई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनसे जो कुछ मैंने सीखा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे ख्याल से इसका श्रेय मैं वामन देव जी को देना चाहूँगा। तो सर इस 25 साल के करियर में आपकी क्या-क्या उपलब्धियाँ रही है? मैं अपने बैच का पहला व्यक्ति था जिसने योग से पीएचडी पूरी तरह से कंप्लीट किया। उस समय योग एक अपना सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, पार्ट ऑफ फिलॉसफी या पार्ट ऑफ संस्कृत स्टडीज़ में था। ओके, योग जब से एज अ सब्जेक्ट बना, आई वॉज द फर्स्ट पीएचडी, फर्स्ट बैच ऑफ पीएचडी। ओके, और दूसरा ये था कि ऑल्दो हमारे लिए करियर बहुत दिक्कत थी, लेकिन वी अलोन पीपल आर देयर जो हम लोग कहते थे कि हम लोग योग के पहले डिग्री होल्डर हैं। हुँ, हुँ, और हमारी पहचान जब विदेशों में बहुत सम्मान के साथ ली जाने लगी, यूनिवर्सिटीज़ में जब हमारी एक रेस्पेक्ट हमारी नॉलेज के साथ जब होने लगी, तो मुझे लगता है कि ये मेरी दूसरी बड़ी उपलब्धि है। तीसरी, जब मैं एज अ प्रोफेसर, मतलब मुझे लगता है कि मेरे उम्र के उस समय, जब मैं हार्डली 32-34 साल का रहा हूँगा, जिसमें लोग मुश्किल से एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, उस समय मैं प्रोफेसर था। ओके, और जिस उम्र में लोग मुश्किल से 1-2 किताबें लिखते हैं, मैं 40-42 साल की उम्र में मैं 15 किताबें लिख चुका था। ओके, मेरी किताबें वॉल्यूम्स में थी। हुँ, हुँ, मुझे लगता है कि ये मेरी अगेन एक उपलब्धि थी। हुँ, हुँ, फिर तीसरा मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के साथ, एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जिसमें बहुत कम रिसर्चेज हुए हैं, मैं बहुत डीपली साइंस से जुड़ा। ओके, मॉरिन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च से जुड़ने के बाद मेरे 100 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिश हुई इंटरनेशनली। ओके, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हुँ, और इन रिसर्चेज और सेमिनार्स में कई जगह मुझे बहुत नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, हुँ, हुँ, कई सर्टिफिकेट्स। और पूरी दुनिया में लगभग 55 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ मेरे स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं मेरे अंडर में। ओके, तो एक एजुकेशनिस्ट के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में मैं बहुत ही सफल था। हुँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई गेट 45 इयर्स, हुँ, मुझे ऐसा लगा कि व्हाटएवर आई अचीव्ड, हुँ, हुँ, मैंने पा लिया जो मुझे पाना था। ओके, मैंने लिख लिया, मैंने विदेश घूम लिया, मुझे जो पाना था मैंने पा लिया। वो सब कुछ वहीं छोड़ करके मेरा वापस भारत आ जाना, अगेन आप कह सकते हैं कि कई लोग उस वक्त कह रहे थे कि ये कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय है। आपको वहाँ ग्रीन कार्ड मिल रहा था, आप सीनियर प्रोफेसर थे। कोरिया में ना? कोरिया में, हाँ, ओके, साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया वोंगक्वांग यूनिवर्सिटी से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली और मात्र 45 उम्र की उम्र में मैं वापस इंडिया आया। और क्या करने के लिए? टू डू जस्ट समथिंग, डूइंग एनजीओ, सोशल वर्क। सोशल वर्क करने के लिए एनजीओ हाँ, करने जहाँ मेरी सैलरी लगभग 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में थी। और अब मैं ऐसे पोजीशन में था जिसमें जहाँ 500 रुपये मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं था। ओके, सो मतलब आपने एक अलग जर्नी बनाई है अपनी इन 25 सालों में, तो ऐसा क्या विचार आया कि मैं एक एनजीओ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ इंडिया में आके? मुझे ऐसा लगा कि जब मैं साउथ कोरिया में एज अ प्रोफेसर था, तो मुझे लगा कि मुझे जो कुछ देना था, जो कुछ मैंने सीखा था, वो मैंने उन 10 सालों में स्टूडेंट्स को बांट लिया। अब मैं रिपीटेटिव मोड में आ गया था। अब मुझे लग रहा था मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ। जो कुछ नया बताना था वो मैंने बता लिया था, जो लिखना था मैंने लिख दिया, जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा लिया। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे वापस भारत आकर के यही चीज़ अपने लोगों को भी बताना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने वहाँ लर्न किया। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ सिखाने के लिए गया था। मैं आज कहूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ से और दूसरी कंट्रीज से सीखा। मुझे पहले ऐसा लगता था कि भारत, सनातन धर्म, सब कुछ, और इससे ज़्यादा नॉलेज कहीं नहीं। लेकिन जब मैं विश्व घूमने के लिए निकला और जब 50-60 कंट्रीज़ मैंने घूमा, तो मुझे बहुत ऐसी कुछ सीखने के लिए मिला जो शायद मैं भारत में रहता तो नहीं सीख पाता। ओके, डिप्रेशन को लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे भारत में, तो उस चीज़ के ऊपर आपके क्या विचार है?
डिप्रेशन वास्तव में सेल्फ लव का अभाव है। व्हेन देयर इज अ एब्सेंस ऑफ सेल्फ लव, इसको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं क्योंकि ये समस्या केवल भारत नहीं, पूरे विश्व की बहुत गंभीर समस्या है। लोग जब सिचुएशन, परिस्थितियों से जूझ नहीं पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं, तो अवसाद में, नहीं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण, मैंने अनेक स्टूडेंट्स के डिप्रेशन पे वर्क किया है, मेरा ये व्हाट पार्ट ऑफ जॉब था, वो अपने को स्वीकार नहीं कर रहे। ओके। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति, अगर आप किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति से बात कीजिए तो वो एक आत्मग्लानि में होता है। और ये जो फीलिंग है कि मेरे से गलती हो गई, मैं बेकार हूँ, आदमी अपने आप को कोस रहा है। इसको एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं संस्कृत में, आत्मवंचना, अपने को बुरा भुला कहना। एक वर्ड आपने अभी बोला, आत्मग्लानि, क्या मतलब है सर इसका? हाँ, ये शब्द का अर्थ है जब हम स्वयं को दोषी मानने लगते हैं। देखो, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति बुरा कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है, तब तक डिप्रेशन नहीं आता है। भारत में कई इन्फ्लुएंसर है जो खुद को दोषी मान रहे हैं, लाइक बड़े अच्छे नंबर हैं उनके फॉलोअर्स में। बिल्कुल ऐसा संभव है। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टेब्लिश्ड लोगों को देखा जो बड़े ऑफिसर हैं, बड़े नेता हैं, और परिस्थितियों के दबाव में आकर के वो आत्महत्या जैसे डिसीजंस लेते हैं। जो सोसाइटल टेंडेंसी ये तब होती है जब इंसान एक ऐसे स्टेट में आता है जब वो अपने आप से संवाद करना छोड़ देता है। दूसरे क्या कह रहे हैं, एक टर्म है, आदमी अपनी आइडेंटिटी पे, और जिस तरह से आज का मीडिया, आज का जो यूथ आगे बढ़ रहा है, वो अपने आइडेंटिटी पे वर्क कर रहा है, अपनी ऑथेंसिटी पे वर्क नहीं कर रहा है। वो क्या रियल में है ये छोड़कर वो रील्स बना रहा है। ओके। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी पर, अपने दिखावे पर, जो आप हो सकते हो या नहीं भी हो सकते हो, आपके मुखौटे पे जो आप अंदर हो या नहीं भी हो सकते हो, उस पे फोकस कर रहे हैं, और जो आपकी रियल क्षमताएं हैं उसको आप चूक रहे हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, रियल क्षमता ही आपकी असली क्षमता है, और रियल आप है, और वो बहुत ही सुंदर है। सही बात है। लेकिन आदमी स्वयं की सुंदरता ना देख करके वो दूसरों की आंख से अपनी सुंदरता देखने की कोशिश करता है। सही बात है। और जब आप दूसरों की आंख से अपनी सुंदरता देखने की कोशिश करेंगे तो दूसरे की अपनी सोच है, वो आपको अच्छा समझ सकते हैं, अच्छा बोलेंगे, बुरा समझते हैं तो बुरा बोलेंगे। वो उनकी सोच है, ये आपकी सोच नहीं है। आपने तो जो किया, जो परफॉर्मेंस किया, वो अच्छा किया। सबका अपना ओपिनियन है। ओपिनियन है, और आप जब उस ओपिनियन के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आप फिर अपने आप को बुरा मान लेते हैं, क्योंकि आप दूसरों की आंखों से अपने आप को बुरा देख रहे हैं, आप है नहीं। 2026 में मैंने ऐसे 3-4 केसेस देख लिए, अच्छे नंबर हैं, जिनके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे हैं। कोई कार से सुसाइड कर रहा है, कोई जहर खा रहा है, इंस्टाग्राम लाइव पे आके ऐसी हरकतें कर रहे हैं लाइक लोग। तो उनके क्या विचार रहे होंगे, मतलब कि वो अपने विचारों को क्या, मतलब एनालाइज नहीं कर सकते, या फिर कहाँ खो रहे हैं वो? सबसे बड़ी बात है कि जो कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स पर बहुत ज़्यादा आश्रित होना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना, ये इन इन्फ्लुएंसर्स की कमी रही है। देखो, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर पढ़ाऊँ, पर अगर मेरे 100 विद्यार्थी हैं तो उसमें से 15-20 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि पीछे बेंच में बैठ करके फप्तियाँ कसेंगे। ओके। ये हर एक टीचर के साथ है, या हर प्रोफेशन में। आपको 80 लोग पसंद करने वाले होंगे तो 20% ऐसे भी लोग हैं जो आपको ना पसंद करेंगे। लेकिन आप ऑल रेस्पेक्ट पे परफेक्ट नहीं हो सकते। होता क्या है कि जब कोई आदमी अपनी ऊंचाई पे जाने लगता है तो वो ये सोचता है कि मैं हर एरिया में परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट इन ऑल साइड्स, जो कभी कोई नहीं हो सकता है। नो वन कैन बी एब्सोल्यूट, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। और ये छोटी छोटी शिकायतें जिसको इग्नोर कर देना चाहिए, इसको वो अपने दिल से लगा लेते हैं। उनको उनकी बात में वो सच्चाई दिखती है जो उनकी होती नहीं है, वो उनके मन की होती है, अगले के मन की होती है। और इस वजह से वो इतने आत्मग्लानि में चले आते हैं, फिर से वही वर्ड यूज करूँ, आत्मग्लानि में चले आते हैं कि वो आत्महत्या के लिए विवश होते हैं।
ओके। इसलिए बेहतर है, जो मैं लोगों को मेडिटेशंस जब कराता हूँ तो सिखाता हूँ कि स्वयं के प्रति दृष्टा बनो, ऑब्जर्व योर सेल्फ, डोंट लुक एट अदर्स, लुक एट योर सेल्फ। आप अपने शरीर को देखो, अपने मन को देखो, अपने श्वास को देखो, रियलाइज योर सेल्फ, रियलाइज योर फीलिंग्स। और जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, उदास होते हैं, तो हम नहीं होते, हम वो उदासी बन जाते हैं, वो दुख बन जाते हैं जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या जो पास्ट हो गया, वो चिंता जो फ्यूचर में आने वाला है, जो शायद ना भी हो। सही बात है। इसीलिए जब आप होते हैं तो समस्याएं नहीं है। व्हेन यू आर इन अ प्रेजेंट मोमेंट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में है। सर लाइक मेडिटेशन के बारे में आप थोड़ा क्या बताना चाहेंगे? आजकल की जनरेशन बिल्कुल भी फोकस नहीं है, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कई लोगों को, जैसे हमने बात करी अभी, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार है? देखो, जो सबसे साधारण मेडिटेशन टेक्निक है जिससे पूरी दुनिया ने सबसे ज़्यादा लाभ लिया, आध्यात्मिक बने, वो है अपने श्वासों पर ध्यान करना। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो आप अपने आप में नहीं होते हो, और जैसे ही आप अपने ब्रेथ पर ध्यान करते हैं, आप वापस सेंटर्ड टू योरसेल्फ, आप अपने खुद पर केंद्रित होते हो। ओके। तो चाहे वो सुसाइडल टेंडेंसीज हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, इन सभी मानसिक समस्याओं का सबसे सरलतम उपाय है कि आप सांसों पर फोकस कर लो। जैसे ही आप इतने स्ट्रेसफुल हो कि आप पैनिक फील करने लगे, कई बार आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, पैनिक फील करने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, कंधों में भारीपन महसूस होने लगता है, हल्का सा सर भारी हो जाता है, थकान, ऐसा लगता है जैसे एनर्जी लूज कर गए आप। तो ये सारी जब परिस्थितियाँ आपको मालूम चल रहा है कि हाँ, ये सब मेरे ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है, मेरे डिप्रेसिव थॉट्स की वजह से हो रहा है, तो आप सबसे पहला काम करो कि आप सांस को गिनना शुरू कर दो। सांस लिया, छोड़ा, 1, सांस लिया, छोड़ा, 2, इस तरह से 10 की गिनती गिनो। आपको अपने आप लगेगा कि एनर्जी बैलेंस हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रहा है। अब दूसरा टेक्निक ये करना कि थोड़ा सा सांस को लंबा कर देना, यानी कि आप लंबा गहरा सांस लो और लंबा गहरा सांस छोड़ो। उस वक्त जब लंबा गहरा सांस लोगे तो आपका पेट भी एक्सपांड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके। अब यहाँ पर यदि आप अपने नेवल पे ध्यान करके कि हाँ, पेट एक्सपांड कर रहा है, पेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यू कैन काउंट लाइक, अब पेट फैल रहा है 1 2 3 4 5 6, पेट फैला। अब पेट सिकुड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पेट सिकुड़, सिंक डाउन हो रहा है। अगर ये प्रैक्टिस करते हैं, तुरंत आप बैक टू नेचर, आप वापस अपने आप में उतरते हैं और वापस अपने रिदम में वापस आ जाते हैं। तो ये बेस्ट टेक्निक है मेडिटेशन का। और खासकर जो लोग इस तरह की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जहाँ पे ओवर थिंकिंग है, जहाँ पे बहुत सारे जगहों पे उनको मल्टीटास्किंग करनी है, बहुत सारे रिस्क हैं, बहुत सारे पीयर रिस्क हैं, इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छे अभ्यास है। एक वर्ड आपने बोला बैक टू नेचर, क्या कॉन्सेप्ट है बैक टू नेचर आने का? बहुत अच्छा सवाल है, और यही हमारे एनजीओ का बेस है, बैक टू नेचर। ओके। बैक टू नेचर का अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम अपने इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जो पैटर्न हमारे जीवन का है, हम अपने नेचर से टूटते हटते जा रहे हैं। जो हमारे शरीर का नेचर है उसके हम विरुद्ध होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे शरीर के अंदर की बनावट कुछ ऐसी है कि हम लोगों को 3 से 4 घंटे मिनिमम शारीरिक श्रम, यानी फिजिकल मेहनत करनी चाहिए। तो चलो, जो लोग जिम जाते हैं, टहलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो अब बैठा कंप्यूटर पे काम करना। हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर का जो रियल नेचर है वो वर्किंग है, एक्शन में है, वो दौड़ने भागने वाला शरीर बना हुआ है, और हमने शरीर को बना दिया बिल्कुल बैठा हुआ, तो हम नेचर के अगेंस्ट हो गए। हमारे ब्रेथ का एक पैटर्न है। मैं आपको बहुत गहरी बात बताऊं, हम लोग दोनों नासिका से बराबर श्वास नहीं लेते हैं। हम 1.5 घंटे दाएं नासिका से लेते हैं और 1.5 घंटे बाएं नासिका से। इसको स्वर योग कहते हैं। ओके। ठीक है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तब तो स्वर आपका बैलेंस होता है, लेकिन आप अगर अस्वस्थ हैं, आपका बायोरिदम नेचुरल नहीं है,
तो पता लगेगा कि एक नाक आपका 4 घंटे डोमिनेंट है, दूसरा नासिका जो है वो 6 घंटे डोमिनेंट है या चल ही नहीं रहा है। ओके। तो स्वर योग से भी हम पता लगाते हैं कि इनका एनर्जी लेवल इम्बैलेंस है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से फ्लो नहीं कर रहे हैं। हम्म। हम जब बैक टू नेचर कहते हैं तो हम जो ये शरीर का, हमारे टिश्यूज का, हमारे ऑर्गन्स का जो हमारे बायो रिदम है, जो एक नेचुरल रिदम है, उसकी बात कर रहे हैं। और हमारे इस नेचुरल रिदम को हम वापस बैक टू नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर नाना बहुत प्रकार की बीमारियां, परेशानियां वो बढ़ती जा रही है। आजकल के जनरेशन में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, दिखावे की है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ओवरथिंकिंग है, लोनलीनेस है। हम्म। तो इन सब को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है लाइक? देखो, सबसे पहली बात मैंने कहा कि सेल्फ लव। ओके। जब आप स्वयं से प्यार करेंगे, आपका आप हर पल अपने शरीर, अपने मन, अपने श्वास, उसके प्रति सजग रहेंगे, तो आपसे गलतियां या मिस्टेक या रॉन्ग पाथ पे आप कम चलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं लॉनलीनेस। देखो, अगर आप अपने जीवन में अलोन, अगर आप अकेले होते हैं, तो ये सुख का कारण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप अपने सारे शरीर के फंक्शन के प्रति सजग हैं। आपके साथ कोई और बैठा है तो आप उसके साथ बिजी हो जाएंगे। 4 लोग बैठे हैं तो अपने आप को और भूल जाएंगे। अपने आप को पूरी तरह से याद करने या समझने का या उस प्रेजेंट मोमेंट में होने का तभी होता है जब आप अकेले होते हैं। आप अकेलेपन को एंजॉय कर सकते हैं जब आप स्वयं के कनेक्शन में, खुद के कनेक्शन में आते हैं। और यही, इसी को मैं बैक टू नेचर कह रहा हूँ। और यही आप नेचुरल नहीं होते हैं तो आपके अंदर डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग आ ही क्यों रही है? क्योंकि आप स्वयं से नहीं जुड़ा, कट गए। देयर इज अ लेक्यूना, एक गहरा छेद है यहाँ पर, जिससे कि आपकी ऊर्जा बह जा रही, आप बाहर कनेक्ट हो जा रहे हैं। आप बाहर, आपकी कनेक्शन बाहर जुड़ जा रही। आपकी सुख दुख, हंसी नाराजगी, सारे की सारी इमोशंस बाहर के छोटे छोटे तथ्यों से जुड़ गई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस कमरे में आपको अच्छी हवा चाहिए या ठंडक चाहिए, तो व्हाट यू विल डू? आप इस कमरे का थर्मोस्टेट चेंज करेंगे, एसी चेंज करेंगे, एसी में टेम्परेचर बदलेंगे। आप कितना भी बाहर उछल कूद लें, बाहर उछलने कूदने से, प्रयास करने से रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उसी तरह से ये एसी हमारे भीतर है। जब तक आप भीतर नहीं बदलेंगे, बाहर नहीं बदलेगा। आपको लग रहा है बाहर सुख है, बाहर से हमें सुख शांति मिल जाएगी, बाहर से हमें कोई, बाहर कुछ भी नहीं है। सर ये जो इनर पीस वाली बात अभी बता रहे हैं आप, तो ये किस तरीके से हम सीखें लाइक जनरेशन को? ये किस तरीके से पता चले इनर पीस क्यों जरूरी है, या फिर इसको किस तरीके से हमें लेना है? देखो, क्योंकि आज की जनरेशन इस बात को तो महसूस कर पा रही है कि वो अपने आप को बाहर जितना भी इंगेज कर ले, उसमें कहीं ना कहीं सुख और वो एक उदासी। मेरे पास एक डॉक्टर आई थी, शी इज़ क्वाइट MBBS, और उन्होंने कहा कि आज जब मैं MBBS मेरा पूरा हो गया, मेरे अंदर में एक उदासी है, एक अननोन रीज़न है उदासी का। एक टाइम था जब मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रही थी, मेडिकल पूरी जोश खरोश से मेरे अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद मेरे टारगेट थे कि मैं मेडिकल पूरा करूं अच्छे मार्क्स से। मैंने वो कर लिया ना, आई गॉट एवरीथिंग। अब मुझे बड़ा जॉब है, सब कुछ है, लेकिन एक नितांत उदासी मेरे जीवन में है, क्योंकि आपने लाइफ के सारे लक्ष्य बाहर के बनाए हुए थे। ओके। एक लक्ष्य पूरा होता है, आप नया लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन जब आप कोई बहुत बड़े लक्ष्य को पा जाते हैं, जब आपको लगता है कि अगला कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप एक उदासी और डिप्रेशन में, या फिर वो पूरा नहीं होता है। लोग पूरा होके भी डिप्रेशन में जाते हैं और नहीं होने पे भी डिप्रेशन में जाते हैं। वास्तव में लक्ष्य बाहर नहीं है, लक्ष्य सदैव आपका भीतर है। सुख बाहर, वही मैं कहना चाह रहा था, सुख बाहर नहीं है, सुख आपके भीतर है। आज की यूथ जहां पे भटक रही है, वो सुख को बाहर ढूंढ रही है। उसी को कबीर साहब कहते हैं, मुंह को कहां कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सही बात है। जिस सुख को, एक जैसे हिरन है, हिरन कस्तूरी हिरन जो होती है, उसको गंध आता रहता है,
यहाँ छलांगे मारती है, वहाँ छलांगे मारती है, यहाँ उसको उसको समझ में नहीं आ रहा गंध कहाँ से है। और कभी वो शांत होकर के बैठ जाए तो कस्तूरी का गंध उसके अंदर से ही आ रहा है। तो वास्तव में हम सबके अंदर में सुख पहले से है, हम खोज कहीं गलत जगह पे रहे, हम ढूंढ कहीं और रहे, और उस वजह से हम निराश, हताश और परेशान हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, आप कुछ न करना सीखिए। जैसे ध्यान, ध्यान का मतलब होता है कुछ न करना, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठिए और कुछ मत कीजिए। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, सही बात है। मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आई नो दैट। मैं कह रहा हूं कि आप 5 मिनट बैठ जाओ अपने बालकनी में, अपने छत पे, एकांत में, गार्डन में, कहीं भी आपको मिलता है, और कुछ मत करो। नॉट डोंट डू एनीथिंग। जिस दिन आप कुछ नहीं करना सीख लेंगे, ये भी सीखने की बात है, जैसे सही आप बात है। करना सीखते हैं, कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ सिखा देता है हमें। हाँ, और जब आप ये करते हैं तो आप उस शून्य में, उस वाइडनेस में उतरते हैं, जो आपका रियल है, जो आपकी चेतना है, जो आपका सेल्फ है। उस वाइडनेस में ही, उसी को आप आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, सही बात दैट इज समवेयर इन दिस वर्ल्ड, समवेयर इन दिस गैप। हम्म। तो मैं यही उन युवाओं को कहूंगा कि आप करना तो बहुत कुछ सीख लिए, आप कुछ देर नहीं करना सीख लीजिए। कुछ देर आप 5 मिनट ऐसा बैठे इसमें कुछ ना करना, बस आप बैठे। सर कुछ योगा की टेक्निक्स बताइए, लाइक। जो सबसे ज्यादा योग की टेक्निक मैं प्रचारित करता हूं वो है नाद योग। नाद योग। नाद योग जो मैंने अपने गुरु से सीखा, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपने आप में वापस लौटते हैं। बैक टू नेचर अगेन, मैं इस शब्द को दोहराऊंगा। हमारे भीतर कुछ खास प्रकार के वाइब्रेशन है और चारों तरफ भी है। अक्सर मैं इनको साधारण शब्दों में कहता हूं सन्नाटों की आवाज, द साउंड ऑफ साइलेंस। ओके। जब आप खामोश शांत बैठ जाते हैं, जब आप सोचते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते, सोचना भी छोड़ देते हैं, उस सन्नाटे में, उस साइलेंस में जब विचार भी आपके थम जाते हैं, एक सन्नाटों की आवाज होती है जिसको हम कह सकते हैं नाद। ये कई प्रकार, कई स्टेजेस हैं इसके, नाद की। हाँ, नाद की। और जब हम उस साउंड ऑफ साइलेंस को, उस विस्पर की इको को हम महसूस करते हैं अपने भीतर, तो हम कहीं ना कहीं इस अंतरिक्ष से जुड़ते जाते हैं। एक आवाज है जो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। इसी को 1890 में मेस्मर साहब ने मेस्मरिज्म एक वर्ड यूज किया, Okay. उनके नाम से मेस्मर शब्द है। वो कहते थे कि एक फ्लूइड है पूरी दुनिया में फैला हुआ, पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ। अगर आप उस फ्लूइड को पकड़ लेते हैं तो आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी से मेस्मराइजेशन शब्द आया, आप मेस्मराइज कर सकते हैं। मेस्मर नाम के ओके। जर्मन साइंटिस्ट थे। मैं आपको एक सिद्धांत दे रहा हूं जो हमारा सनातन धर्म कहता है कि एक आवाज है, बिल्कुल। चाहे वो ओम हो, प्रणव हो, जो भी शब्द में आप जैसा भी कहें, वो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है और सारे लोग उसी से जुड़े हुए हैं, सब कनेक्टेड है उस आवाज से। जब हम अपने उस इनर साइलेंस में उस आवाज को पकड़ पाते हैं तो हम अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं, कॉस्मोस से जुड़ जाते ओके। हैं। ये एक गहरी बात है। दूसरी बात जो आज के आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अंतर मन की आवाज नहीं सुन पाते हैं। वो दूसरों की आवाज सुनते हैं, विचारों की आवाज सुनते हैं, वासनाओं की आवाज सुनते हैं, इच्छाओं की आवाज सुनते हैं, लेकिन जो इनके भीतर का अंतर मन का आवाज है, जिसको कहते हैं इनर वॉइस, आपकी आत्मा की आवाज, उसको नहीं सुनते हैं या बचपन से इग्नोर करते चले आए। तो नाद योग, आप उस अंतरात्मा की आवाज, उस आत्मा की आवाज को पकड़ते हैं और वो हमेशा आपको डायरेक्ट करता है कि भाई ये गलत काम कर रहा है तू, ये मत कर, यहां चल, ऐसे नहीं ऐसे चल। सर लाइक एक चीज है, सभी धर्मों में अपन प्रे करते हैं, ठीक है, मंत्र उच्चारण हो गए, या फिर लाइक हर धर्म में अपना अपना रिचुअल होता है। तो ये मंत्र उच्चारण भी एक ध्वनि है, ठीक है, प्रे करना भी एक अपने आप में इंटरनल शक्तियां हैं। तो ये क्यों है, लाइक नाद के द्वारा आप इसे समझाइए थोड़ा, लाइक। देखो, साउंड दो प्रकार का है। ओके। एक एक जब कोई साउंड नॉर्मली जिसको हम जानते हैं, जो 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक के बीच में हो तो वो अनस्ट्रक, वो कोई चीज को टकराने से या रगड़ खाने से जो आवाज होती है, उस साउंड के वेव्स ग्रिड बनाते हैं आपस में, जिसको हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं, और वो साउंड हमारी कान सुन पाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी आवाज है जो हमारी कान नहीं सुनती है, लेकिन वो आवाजें होती है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके। वो वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल है, लेकिन वो एक एहसास है जिसको आपको रूह से महसूस करना पड़ता है। सर लाइक सेंसेस हैं हमारे, हाँ, पांच आपके सेंसेस। भीतर की सेंस। आप कहते हैं ना कि वो आदमी ही टच्ड मी, एक्चुअली वो जाके आपको छू थोड़ी लेता है, सही बात यू है। फील टच्ड समवेयर। जब हम प्रे करते हैं, हम प्रे करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस परमात्मा को छू लेते हैं। सर एक चीज पूछना चाहूँगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बहुत बड़े बड़े फैन होते हैं, जैसे मैं भी एक इंसान का बड़ा फैन हूँ, हनी सिंह का, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, हम उनके वाइब्रेशन से क्यों इतना अटैच हो जाते हैं? आप किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, कनेक्शन फील वाइब्रेशन। करते हैं, ये वाइब्रेशन तय करता है। आप एक पेट के साथ हो सकते हैं, आप बाहर किसी पेड़ पौधे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। हर एक इंसान कोई ना कोई वाइब्रेशन रिलीज करता है, जिसको हम लोग ऑरा कहते हैं। ओके। वो एनर्जी फॉर्मेट में होता है, ये वाइब्रेशंस, ये ऊर्जा हम लोग बाहर से लेते देते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसैक्शन ऑफ एनर्जीज। ओके। कुछ एनर्जीज को हम अपने भीतर लेते हैं और कुछ छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं, और ये बैलेंसिंग चलता रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके सामने जो है उस एनर्जी को उस तरीके से ले पाए, है ना। एनर्जी कई प्रकार के हैं, कई रूपों में, कई वाइब्रेशन मोड्स में है। अब आप उन एनर्जीज को आप कैसे ले रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप किसी से कैसे कनेक्ट होते हो। अगर आप मेरे एनर्जीज को उसी रूप में ले रहे हैं जिस रूप में हम छोड़ रहे हैं, है ना, जैसे ये यू बना, ये आकर के इसके साथ सेट हो गया, ठीक है, तो ये सेट हो गया, ये कनेक्शन बैलेंस हो गया। आपको जहां पे गैप था मैंने कवर कर लिया, या मेरे अंदर जो गैप था आपकी एनर्जी ने कवर कर लिया, तो एक हमारी। इसीलिए आप कभी कभी देखो, आप बस में किसी के साथ अनजान ही बैठ रहे हो, फिर भी उसी का वाइब्रेशन आपको बहुत सूट करता है। किसी के साथ बात भी नहीं की हो, लेकिन आपको उससे बात करने का मन नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी नॉन वर्बल रूप में ये कम्युनिकेशन क्रिएट करती है। आप चाहे बात करें ना करें, आपकी एनर्जीज कम्युनिकेट कर रही है आपस में। आप किसी के सामने खड़े, पेड़ के सामने खड़े, पेड़ के साथ आपका एक एनर्जी कम्युनिकेशन चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मानसिक तनाव होता है आजकल युवाओं को, नाद से कैसे मतलब रिड्यूस किया जा सकता है उससे? बिल्कुल, जब हम अपने, क्योंकि मन में भी काफी विचार चलते रहते हैं, शोर काफी है अंदर हमारे। जब आप अपने सेल्फ साउंड के साथ, अपने साउंड ऑफ साइलेंस के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये बाहरी शोर आपको प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि आप स्वयं से जुड़ गए, आप सेल्फ लव में उतर गए। आपके तनाव, आपकी जो स्ट्रेस है, जो कि आप बाहर के शोर में फंसे हो, आपने अपना चुन लिया। सर तो अपने आप को कैसे हील किया जाए? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, एक युवा पीढ़ी की जो प्रॉब्लम है, जैन जी की जो प्रॉब्लम है, अपने आप को किस तरीके से हील कर सकती है ये? देखो, सबसे पहले समझो कि रोग ही क्यों है, डिसीज ही क्यों है। क्योंकि ये जो एनर्जी ट्रांसैक्शन जो अभी मैंने बताया, अगर ये प्रॉपर नहीं है, आप बहुत एनर्जी किसी से ले रहे हो, उतना आप दे नहीं रहे उसको, आपके एनर्जी ट्रांसैक्शन में अगर कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है, तो ये एनर्जी ही रोग है। अच्छा, मैं आपको शास्त्र के आधार पे बताता हूँ। हमारा आयुर्वेद कहता है कि रोग शरीर को नहीं होता है, शरीर में सिम्टम्स होते हैं। रोग हमारे प्राण को होता है, यानी हमारे प्राण बीमार होते हैं, उसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा या घटा, ये उसका सिम्टम है। बीमारी शरीर में नहीं है, प्राण में। और आगे आयुर्वेद कहता है कि यही नहीं, उसका कारण हमारे मन में है, उसका जो रूट है, भावना तक बीमारी हो जाती हाँ, है, भावना से। भावना, वो रूट वहां भावना में है। रोग हो रहा है आपके प्राण को, एनर्जी को, और सिम्टम शरीर को आ रहे हैं। तो दिस इज द वे व्हाट आवर आयुर्वेदा सेज। और मैं बिलीव करता हूं इस तरह से कि अगर आप अपने रूट्स को ठीक कर लो, यदि आप प्राण को हील कर लो, इसीलिए रेकी हीलिंग, प्राण विद्या, या नाना प्रकार की योगिक थेरेपीज हैं, जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं,
वो प्राण पे बेस्ड है। तो जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती है उससे हमें किस तरीके से बचना है, वो चीज़ बताइए थोड़ा। क्योंकि आज की डेट में मतलब क्लटर दुनिया है काफ़ी, हर तरफ से एनर्जीज आ रही है, उससे कैसे बचा जाए? सबसे पहली बात, उसके लिए हमें कवच बनाना सीखना होगा। दूसरा, क्लींजिंग करना सीखना होगा। हम्म और तीसरा, कि हम प्राण के ट्रांसैक्शन को बैलेंस करना सीखें। ये 3 टेक्निक है, हम्म प्राणिक बैलेंस, प्राणिक क्लींजिंग एंड प्राणिक प्रोटेक्शन। हम्म अगर ये 3 चीज़ अगर आपने डेवलप कर लिया, आपके यहाँ पे कोई भी जो इस थेरेपी के एक्सपर्ट हैं, उनसे आप सीखें। ये आपको मैं वर्बली नहीं सिखा सकता। आप समझ लो कि नाद साधना हमारी धर्म में, सनातन धर्म में, तंत्र में जितने भी प्रकार के साधना है, सबका मूल है। मंत्रों का मूल है, तंत्र का मूल है, यंत्र का मूल है। आप भारत से संबंधित जितने भी आपने पंथ रास्ते आपने देखे हैं, चाहे नानक साहब लो जो सिखिज्म के हैं, गौतम बुद्ध ले लो जो बुद्धिज्म के हैं, और भारत से उत्पन्न जितने भी प्रथाएं हैं, सबके मूल में ये नाद रहा है, ये डिवाइन साउंड्स रहा है। इसलिए अगर आपने इस प्रैक्टिस को सीख लिया तो वास्तव में आपने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ जान लिया। इसलिए नाद को वेदों में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया, बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई है। और साधना बहुत आसान है। आपको कनेक्ट होना है आपके स्वयं के जो भीतर की आवाज़ है उसके साथ। आपने 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखे, तो कभी नाद के ऊपर कुछ ऐसा किताब वगैरह ऐसा कुछ किया आपने? बिल्कुल, मैंने पहले इसको कोरियन भाषा में लिखा था। कोरियन बुद्धिज्म में भी नाद पर थोड़ा बहुत वर्क है, लेकिन इसको मैंने एलोबरेट करके 4 वॉल्यूम्स मैंने बुक बनाया। ओके। अभी जब मैं इंडिया आया हूँ तो पिछले 4 साल में मैंने बड़ी मेहनत करके मैंने इंग्लिश में एक किताब लिखी है, ओके। जो कि ऑलमोस्ट उन सभी वॉल्यूमेट्रिक बुक का सारांश है। इसके बाद में इसी साल 5 और किताबें 5 वॉल्यूम में जो हिंदी में लिखी हुई है, ओके। वो मैं बहुत जल्दी पब्लिश कर रहा हूँ। ये वो किताब है और आप देख सकते हैं इस किताब को। इस पे मैंने बेसिक जो भी आपको प्रैक्टिस करना है A to Z, ये सारी बातें इसमें लिखी है। टाइटल बहुत अच्छा लगा, द पाथ ऑफ नाद। राइट। और इस किताब में मैंने 50 से भी ज़्यादा सिंपल प्रैक्टिसेस लिखे हैं। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल बुक। ओके। छोटे छोटे प्रैक्टिस, ब्रेथ के साथ आप किसी पोस्चर पे बैठे हैं, इसको कैसे करें। और ये सारी ऐसी टेक्निक है जिसमें आप इंटरनलाइज हो रहे हैं, आप अपने ही भीतर में उतर रहे हैं, आप प्रत्याहार कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं आपको जोड़ती है अर्थ एलिमेंट से, वाटर एलिमेंट से, फायर एलिमेंट से, एयर एलिमेंट से, स्पेस एलिमेंट से। वो कबीर साहब ने कहा ना, पंच तत्व से बना शरीरा, क्षिति जल पावा गगन समीरा। तो ये इन 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, ये शरीर को ये नाद से, इस डिवाइन साउंड से हम अपने आप को जोड़ पाते हैं। ओके। सो बहुत महत्व रहेगा युवा पीढ़ी में इस किताब का। थैंक यू सो मच सर टू गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच टू यू पवन। आपने बहुत ऐसे अच्छे सवाल पूछे जो आज के युवा वर्ग के लिए ज़रूरी है। आपने मौका दिया कि उन आवाज़ को वो सुन पाएँ जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं।